सोचा है कि श्रद्धालुओं से भरी बसें क्यों पलट जाती हैं, उनमें आग क्यों लग जाती है, वो खाई में क्यों गिर जाती हैं? पर क्या ये दुर्घटना ही होती है? 18 मई को नूह मेवात में वृंदावन से लौटते श्रद्धालुओं की बस में आग लग जाती है। 31 मई को हाथरस में शिव खोड़ी जा रही बस खाई में गिरती है, 22 श्रद्धालुओं की मृत्यु होती है। रियासी में तो सामने से ही गोली चला दी गई, 10 श्रद्धालुओं की हत्या हुई। फिरोजाबाद में वृंदावन से प्रयागराज लौटती बस पलटती है। 12 जून को उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरती है। 12 अप्रैल को कांगड़ा हिमाचल के सुरंग के बाहर बस पलटती है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 4 धाम के यात्रियों की बस 18 मई को उसमें आग लग जाती है। गूगल में श्रद्धालुओं बस दुर्घटना लिखने से आपको ये सारे समाचार केवल एक पन्ने पर 3 महीने के अंतराल में मिल जाते। कभी बाइक सवार को बचाने में, कभी अचानक कार के सामने आ जाने से, तो कभी शॉर्ट सर्किट की आग से ये दुर्घटनाएं होती हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये दुर्घटनाएं ही होती हैं या ये कराई जाती हैं? क्या बाइक सवार आता है या भेजा जाता है? क्या कोई बच्चा स्वयं ही उछल कर आता है या उसे गुजारा जाता है? रियासी की घटना ने इस पर सोचने को विवश किया है। ये छोटे स्तर की अनगिनत घटनाएं हैं जिन पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। 2015 से 23 तक की हर रामनवमी पर अनगिनत पत्थरबाजी इसी बार के चुनाव में शून्य कैसे हो जाती है, जब इंडी गठबंधन हर स्तर पर हिंदुओं को बांटने और मुसलमानों को एकजुट करने में लगा हुआ। भारत में यह छोटे स्तर की छिटपुट दिखने वाली घटनाएं भारत की विशालता में खो जाती हैं, पर मुझे लगता है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र है या ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स का ही परिष्कृत संस्करण है। यह एक छोटे जिले के लिए अपवाद है, पर भारत में इतने अधिक हैं कि गिनना असंभव होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन जो है अवश्य दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी त्वरित और द्रुत गति से मिलती रही। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रियासी में जो घटना हुई उसके बाद मैं सोचने लगा कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। रियासी के बाद पिछले 100 घंटों में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 2:36 हो रहे हैं 13 जून के, 4 आतंकी घटनाएं जम्मू क्षेत्र में हुई, कश्मीर में नहीं, जम्मू क्षेत्र में। और वहाँ रोहिंग्या बसाए गए हैं जानबूझ करके, कश्मीर में नहीं बसाए गए, जम्मू में बसाए गए। ये सारी घटनाएं हुई। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और गहरे उतरते हैं। जो आपने प्रोमो में सुना वो सारी घटनाएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव, जो ये 2 ऐसे पर्व हुआ करते थे जिसमें जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से भारत के दर्जनों शहरों में या तो स्मॉल स्केल कि वहाँ से गुजरा, थोड़ा सा कहासुनी हो गई, थोड़ी सी पत्थरबाजी हुई, या फिर बहुत पत्थरबाजी हुई, दंगे की स्थिति आन पड़ी, बम फेंक दिए गए। बिहार के रोहतास में याद है मुझे, पिछले ही वर्ष की घटना है, बम फेंके गए हैं, आगजनी हुई, पुस्तकालयों को आग लगा दिया गया। ये सब हुआ करती थी। 2024 में ये अचानक से शून्य की तरफ चली गई। अचानक से क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि ये घटनाएं जो अभी लगातार, जो ही कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जो ही इंडिया अलायंस को लगने लगा कि हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में, अभी भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है। फिर हमने कुछ लिखा ट्विटर पे रामनवमी की घटना के बारे में और ये सब को लेकर के। फिर कुछ मित्रों ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया, और वो भी लिख रहे हैं अपने अपने टाइमलाइन पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि अभी जो घटना रियासी में घटित हुई, ये तो स्पष्ट रूप से सीधा आतंकी आया और उसने जो है गोलियां चलाई और उसका टारगेट था उसके सर में गोली मारी, संभवतः ड्राइवर के सर में गोली लगेगी, बस अनियंत्रित होगी, या अगर ड्राइवर बच जाता है तब तो वो किसी तरह से निकाल करके वो लेके निकल लेगा। लेकिन ड्राइवर को ही यदि मार दो, बीच सड़क पे खड़े होकर के मार दो, तो डैमेज आप अत्यधिक पहुंचा सकते हैं। बस खाई में गिरेगी, उससे और भी मृत्यु होगी। फिर उसके बाद खाई में गिरने के बाद भी गिरी हुई बस पर भी कहा जा रहा है कि लगातार अनवरत अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जब हम बस दुर्घटनाओं की बात करते हैं, और मैं आपसे एक घर बैठे यह प्रयोग भी करने बोलूँगा कि आप अपने गूगल सर्च में लिखिए श्रद्धालुओं बस दुर्घटना, ये 3 शब्द आप लिखिए और उसके बाद सर्च कीजिए। एक एक पेज पे पिछले 4 महीने में कई दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं।
मतलब मैं तो आपको गिना दूंगा। 18 मई को नूह मेवात में जो हुआ, 2 बजे रात में आग लगी है बस में। हाथरस में शिवखोड़ी जा रही थी बस, वो जो है खाई में गिरती है, 22 लोग मरते हैं, 70 से अधिक संभवतः घायल होते हैं। इस तरह की घटना है। फिरोजाबाद में वृंदावन से प्रयागराज लौट रही थी बस, वो जो है पलट जाती है। 12 जून को उत्तरकाशी जाती हुई बस जो है वो खाई में गिरती है। 12 अप्रैल को कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ सुरंग से बाहर आते ही बस जो है वो पलट जाती है, उसमें भी दर्जनों आहत होते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 4 धाम की यात्रा को जा रही थी बस, उसमें आग लग गई, भरी दोपहर में आग लगी। ये सारा कुछ मतलब आप केवल, मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 शब्द आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएंगे। अब बात यह है कि जब हम इन खबरों को पढ़ते हैं तो उसमें रहता है किसी में ड्राइवर को झपकी आ गई, किसी में रहता है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, किसी में रहता है बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी बस, किसी में ओवरलोडिंग बोल दिया जाता है। ओवरलोडिंग क्या, 56 लोगों की बैठने की जगह है और उस पर 90 हैं। भाई साहब 56 के बैठने की जगह और 112 लोग नीचे ऊपर बैठ करके जाते हैं। हर छोटी मोटी रूट्स जो होती हैं, आप बिहार और उत्तर प्रदेश की में हर दिन 50 बसें आती हैं जाती हैं, कभी कोई नहीं पलटती। इसलिए स्ट्रेट लाइन में ये ओवरलोडिंग का तो बहाना मत मारिए। किसी में आता है बच्चा कूद करके सड़क पार कर रहा होता है, उसके कारण पलटती है। कोई कार अचानक से सामने आ जाती है टर्न के बाद। ये सारा कुछ होता है और हम उन घटनाओं को, भारत में 800 के लगभग ज़िले हैं, एक ज़िले में एक घटना हो रही है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, हम भूल जाते हैं। और इन सब के बीच में ये श्रद्धालुओं वाली बस जो है वो एक कॉमन फैक्टर रहती है कि वो कहीं यात्रा से लौट रहे होते हैं। जब रियासी में सामने से गोली मारी गई तब हमें समझ में आया कि नहीं, इन छिटपुट घटनाओं को, इनकी समग्रता में सबको मिला करके एक जगह रख के देखने की आवश्यकता है कि क्या ये अपवाद हैं या ये उदाहरण है। जिले के लेवल पे आपको अपवाद ही लगेगा क्योंकि 2-3 महीने में एक बस दुर्घटना नॉर्मल है, हो जाती है और उसमें आपको बता भी दिया जाएगा। लेकिन जब आप पूरे भारत में इस तरह के दुर्घटनाओं का पैटर्न देखेंगे तब मैं फिर सोचने को विवश हो जाता हूं कि ये जो शॉर्ट सर्किट होता है ये हो जाता है या कराया जाता है। क्या बस स्टैंड में खड़ी बस में कोई घुसता है और कुछ छेड़छाड़ करता है? वही बस जो उसी रूट से जाती है, जो शिवखोड़ी जाती है या जम्मू, कटरा, वृंदावन, प्रयागराज कहीं जाती है, उसमें अचानक से बाइक सवार आता है या भेजा जाता है। ड्राइवर जो है उसको नींद आ जाती है या उसके खाने पीने में चढ़ने से पहले कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि ये बच्चे को आगे करने वाला गैंग, ये सब गैंग बहुत सक्रिय है। ये आप सब सोशल मीडिया पे, ये सब पे आप पढ़ते रहते होंगे कि ये गैंग सक्रिय है जो बच्चे को दौड़ा देता है आती हुई कार से। या तो कार बच्चे को ठोक देगी या रोकते रोकते टच कर जाएगी और उसके बाद पूरा एक गैंग आता है जो ब्लैकमेल आपको करता है, आपसे पैसे ऐंठता है इस तरह से। तो क्या उसी का ये एक लार्जर वर्जन तो नहीं है? तो मैं इसे वही अपवाद स्वरूप नहीं देखता हूँ। रियासी में जो हुआ और उसके बाद जम्मू में 3 और भी स्थलों पे जो लगातार आतंकी हमले हुए हैं, ये भी छिटपुट और लोन वुल्फ अटैक टाइप की घटनाएं नहीं हैं। एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सेनाओं को ये इनपुट मिला है कि अभी मल्टीपल लोकेशन पे, दर्जनों लोकेशन पे लगातार एक के बाद एक जगह पे हमले होंगे। ये है क्या आखिर? और ये चुनाव तक थमे हुए कैसे थे? चुनाव के बाद ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? चुनाव के बाद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्लान बी है इनका।
प्लान बी क्या है इनका, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी यह है कि जब आप सबसे दुर्बल दिखें, हो या ना हो की बात नहीं है, पर्सपेक्टिव की बात है, मैसेजिंग की बात है कि बाहर में जा क्या रहा है आपके बारे में, कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे राजनीतिक करियर में सबसे दुर्बलतम स्थिति में अभी हैं। इन्होंने कभी भी अल्पमत की सरकार चलाई ही नहीं है, इन्होंने सदैव ही प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई है। और हालांकि जब हम कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा जो बैकफुट पे है। भाजपा ने लगभग सारे बड़े मंत्रियों को रिटेन किया है और बहुत ही कम विभाग जो है अपने सहयोगी दलों को दिया है, बहुत ही कम। उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के, मेन मिनिस्टर बहुत कम लोगों को बनाया है जो बाहर के हैं। तो एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन चाहे नसरुद्दीन शाह का आप देख लीजिए, आरफा जो है अभी गई है अल जजीरा पे, जिसका एक जर्नलिस्ट जो है अभी एक यहूदी लड़की को बंधक बनाए हुए था, और अल जजीरा वाले क्या करते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। आरफा जो है वहाँ पे जाके बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी डिमिनिस्ड और डिमोनेटाइज्ड है, इस तरह की बातें उसने कही हैं। तो ये अभी इंटरनेशनल मीडिया में, और राहुल गांधी अभी बोल रहा है कि अयोध्या हार गया, अयोध्या हार गया, जहाँ जा रहा है वो ये बात बोल रहा है। बनारस में मात्र 1.5 लाख वोटों से जीता है। ये सब आप जब इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जो जीता है उसे हारा हुआ बताओ। और चूंकि वो हारा हुआ है, इस परसेप्शन का प्रयोग करके जिन क्षेत्रों को ये सदैव ही इंडोर्स करते रहे कि हमारा इसमें गजब का परफॉर्मेंस रहा है, उस पे ये बता देंगे कि ये बिल्कुल ही बेकार रहे। That what we have today is a crippled government, a government that has been beaten so badly by the Indian alliance that it cannot walk straight. Certainly not a government that is going to capably lead this country. The India alliance and the Congress party has also completely destroyed the idea of Mr. Narendra Modi. Today, the Narendra Modi you see is a completely different Narendra Modi than before the elections. राहुल गांधी लिख रहा है नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं रियासी के हमले पे, उसके बाद फिर हुआ, फिर चुप क्यों हैं। वो हर जगह बोल रहा है कि आंतरिक सुरक्षा का क्या हुआ, तुम उस दिन ले रहे थे शपथ ग्रहण, शपथ लेने में बिजी थे और इधर हमला हो गया। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का इस पे ना ट्वीट करना, या उनकी आदत है इन सब चीज़ों पे ना ट्वीट करना, मुझे लगता है कि ये उनके लिए अकेलीज हील साबित हो सकती है। परसेप्शन गेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अभी मल्टी लेयर्ड अटैक होगा आप पे, और पहले से भी जो चुनाव के समय में चल ही रहा था, चाहे जातिगत हो, मजहब के नाम पर हो, या फिर अब ये जो हो रहा है आतंकी हमले हो रहे हैं, तो ये चलेगा आप पे, और इंटरनेशनली जो है आपकी छवि जो है वो बर्बाद की जाएगी। और कश्मीर से जम्मू की ओर जो पहले अनटच्ड क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ छिटपुट अब हिंसा की घटनाएँ होंगी, और वहाँ भी डेमोग्राफिक चेंजेस जो है लाने के प्रयास होंगे। दबाव सरकार पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाया जाएगा कि अब आप कश्मीर में और जम्मू में जो चुनाव करवाइए, वहाँ विधानसभा बहाल कीजिए। ये सब ये आर्म ट्विस्टिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, और ये होता हुआ मुझे दिखता है अगले 3 से 6 महीने में अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा, आप देखिएगा कि कैसी विकट स्थिति ये बना देते हैं। आपको 2014 से पहले के दौर की याद दिलाएंगे आतंकी घटनाओं में, अगर ये अनचेक्ड इसी तरह से जाती रहे, जिस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। राहुल गांधी रुक नहीं रहा है अपनी बातों को लेकर के। वो आज, कल, परसों ये अपनी विजय यात्रा पे निकला हुआ है। जो आदमी नॉर्मली चुनाव में भी रैलियां नहीं करता था, चुनाव के बाद तो जो गायब ही हो जाता था, बजट सत्र जैसे समयों पे थाईलैंड की यात्रा पे रहा करता था, वो व्यक्ति अभी भी चुनाव से पूर्व जो इसका एजेंडा था उसी पे ये बात कर रहा है। केरल जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, वहाँ पे कास्ट की बात कर रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है, संविधान के हटाने की बात कर रहा है। केरल में वो वही बात बोल रहा है कि आपका डोसा छीन करके और जो है हटा देंगे।
अमित शाह बोलेगा कि तुम्हें हिंदी बोलनी पड़ेगी, आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, आपसे मलयालम छीन लिया जाएगा। And if this was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no. If we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. If we want Onam to be celebrated, then only Onam will be celebrated. And we will decide whether Kathakali is danced in Kerala or some other dance. और दिस इज गोइंग अनअबेटेड, दिस इज गोइंग अनचेक्ड, अनआंसर्ड, अनरिटेलिएटेड। इस पे कोई किसी तरह का ना फैक्ट चेक कर रहा है। मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं जो फैक्ट चेकर के नाम से कुख्यात हैं, उनसे कोई आशा, उनसे हम क्यों आशा रखेंगे कि वो प्रियंका गांधी ने नीट वाला फर्जीवाड़ा फैलाया एक लड़की को लेकर के और उस पर फैक्ट चेक करे। लोग पूछ रहे हैं वो क्यों करेगा, ये काम भाजपा का है। तो उसमें भाजपा रंगारंग कार्यक्रम देख रही है। प्रधानमंत्री वहां चले गए, प्रधानमंत्री ने ये किया, भगवा रंग का टेम्पलेट बना करके प्रधानमंत्री ने इतने मंत्रालय दे दिए, प्रधानमंत्री ने उसको ये कह दिया। यही में ये व्यस्त हैं। इनके हैंडल पे जाके आप ये रियासी वाला हो या अन्य 4 घटनाएं, एक ट्वीट आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने एक रीट्वीट किया, वो भी नड्डा का है। अपनी तरफ से भाजपा ने इस पे एक ट्वीट नहीं किया। भाजपा व्यस्त है, हम यहां जीत गए, वहां शपथ ग्रहण में इससे गले मिल गए, उससे गले मिल गए, यही चल रहा है इनका। नरेंद्र मोदी 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 मोदी, मतलब वो है कलयुग में कहते हैं नाम ही सहारा है, तो इनका यही है, मोदी 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 मोदी। उसी की माला ये जपे जा रहे, चाहे रीट्वीट हो, रीपोस्ट हो, कुछ भी हो, खाली मोदी उसमें दिख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का यह एटीट्यूड समझ में नहीं आता है कि जिसके कारण तुम्हें 60-70 सीटों का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति आज भी रैलियां कर रहा है और उन्हीं बातों पे बोल रहा है, और तुम ना सोशल मीडिया पे कुछ कर पा रहे हो, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ कर पा रहे हो। राहुल गांधी की जीत की रैलियों के झंडे आप देखिए, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें हरे रंग के झंडे हैं, इसमें ज़्यादा हैं। भाई वही उसका कोर वोटर बेस है। तुम्हारी रैलियों के झंडे तो सोचो, अब तुम्हारा सबसे बड़ा कद्दावर नेता है, वो संज्ञान तक नहीं ले रहा है। आज तक उसने पालघर पे नहीं बोला है। उसे शबाना आजमी की टांग का दर्द दिखता है, और प्रतिदिन होते हिंदुओं की हत्याओं पे आज तक एक ट्वीट नहीं निकला है किसी भी हैंडल से। मैंने एक ट्वीट किया है, तब तक तो नहीं था, अब भगवान जाने आगे करते। कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं नहीं पीछे में बहुत काम चल रहा है। ऑब्वियसली काम चलेगा भाई, काम कैसे नहीं चलेगा। हमारे सैनिक जो है लगे हुए हैं, मतलब आतंकियों के शवों की लाइनें बिछाई जा रही हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का संज्ञान लेना संदेश के लिए बहुत अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री को हिंदुओं के गिरते शवों की चिंता है, उसमें भी उन हिंदुओं के श्रद्धालु हैं, वैष्णो देवी से लौट रहे थे। ऐसे में यदि आप उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो आपके समर्थक आपसे प्रश्न पूछेंगे, और मुझे लगता है उनका प्रश्न पूछना भी उचित ही है। इंडी गठबंधन अभी भी जानती है कि वो सरकार बना सकते हैं, और मैं भी यह मानता हूं कि वो सरकार बना सकते हैं। वो अभी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी की कंटिन्यूड ये विजय यात्रा जो है ना, ये फ्लूक नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये उसी फॉल्ट लाइन पे लगातार बोले जा रहा है। टीएमसी के 3 सांसद, मतलब 3 नेता जो भाजपा से अब सांसद बने हैं, वो वापसी की राह देख रहे हैं कि टीएमसी हमें कब लेगी।
बाबुल सुप्रियो का कांड आपको याद ही है। तो ये तीनों वहाँ से इस्तीफा देंगे और फिर री इलेक्शंस होंगे, उनका जीतना तय है। यह भी हो रहा है। तो कहाँ भाजपा 240 से बोल रहे थे कि नहीं किसी तरह जीत के बाद भी, मैं भी था वो सब बोलने वाले में, और मुझे भी अभी भी विश्वास है कि वो लगे हुए होंगे कि हमारे नंबर्स कैसे बढ़े। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है, क्योंकि उनको पहली बार उनको केवल अब 40 सीटें चाहिए, और वो लगे हुए हैं चाहे नीतीश किसी तरह से टूट जाए, चाहे नायडू टूट जाए, और उनके साथ आते ही दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ये सारा कुछ होता हुआ दिखता है। अभी जो मैं चुनाव के बाद का प्लान बी मैं बता रहा था, वो यही है, ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स की जो रणनीति इनकी रही है कि हम एक बार भाला नहीं मारेंगे। और ये सीमा पार आतंक का जो था उसके लिए ये थ्योरी हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और ऐसे लोगों ने दी थी कि ये चाहते हैं कि भारत को 1000 जगहों पे ब्लेड मार के रक्त उसका जो है रिश्ता रहे और वो निष्प्राण हो जाए। ये उनकी योजना है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये श्रद्धालुओं को मारने की घटना, 10 इधर मार दिया, 20 उधर मार दिया, 22 उस खाई में गिर करके मर गए, ये सब उसी घटना का एक रैंडमाइज्ड संस्करण है पूरे भारत में जो हो रहा है। छोटे स्तर की घटनाएं जिस पे कोई ध्यान तक नहीं देता, जिसमें किसी को पैटर्न नहीं दिखता है, जिसमें लेजिटिमेट कारण बता दिए जाते हैं। अरे बाइक आ रही थी, लग रहा था ड्राइवर सो गया, ओवरलोडिंग हो गई, कार सामने से अचानक आ गई, कोई बच्चा दौड़ता हुआ निकल गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सब में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लेजिटिमेट कारण हैं क्या उसके भी पीछे कोई कारक है, या हम इसे ऐसे ही लगातार होते रहने दें। 100 करोड़ में से रोज 10, 20, 50 इधर उधर मारा जाएगा ऐसी घटनाओं में, कौन केयर करता है यार? और हमारी आवाज़ उठाता कौन है? ये दुर्घटना कह के हटा दिया जाएगा। इस पे आज से पहले मैंने भी कभी इस पे नहीं सोचा और कोई चर्चा नहीं की। तो अब मुझे लगता है कि इस पे मुझे ही नहीं बाकी लोगों को भी ऐसी घटनाओं पे चर्चा करनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को इसमें देखना चाहिए कि इसके पीछे और भी कुछ तत्व हैं क्या जो इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं। प्लान बी मैंने इसलिए भी बोला, प्लान बी पे ये तब तक कैपिटलाइज करते रहेंगे या उसको एग्जीक्यूट तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनका प्लान ए सफल ना हो जाए। प्लान ए क्या है? किसी तरह से सत्ता में पहुंच जाना। तो राज्य के स्तर पे तो कई जगह पे सफल हो रहे हैं, लेकिन ये केंद्र के स्तर पे सफल नहीं हो रहे हैं। और इस बार इन्हें लग रहा है कि अगर हम पुश करें, या तो अभी या मिड टर्म इलेक्शंस हो जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, मान लीजिए साल भर बाद, 2 साल बाद, जैसे भी है, तो ये सोच रहे हैं कि हमें वहाँ से अवसर मिल सकता है। इसके लिए जो फॉल्ट लाइन्स हमने क्रिएट की, जो प्रपंच हमने बांटा है, गारंटी पत्र, संविधान, आरक्षण, इन सब को लेकर के, तो ये सोच रहे हैं कि इसको अब चुनाव के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रपंच को। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया टीम जो है भाजपा की या अन्य लोग जो है वो काउंटर करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। और प्लान भी इनका आपको दिख ही रहा है कि छोटे छोटे जो है हिंसक हमले करते रहेंगे, ताकि धीरे धीरे करके हिंदू अपने धार्मिक स्थलों पे जाना बंद कर दे। आपके हर त्यौहार टारगेट हो रहे हैं ना भाई। सरस्वती पूजा से आरंभ कीजिए, मकर संक्रांति में हो रहा है, शिवरात्रि में हो रहा है, उसके बाद आपका होली में होगा, रामनवमी में होगा, हनुमान जन्मोत्सव में होगा, कांवड़ यात्रा का पूरा महीना, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा, फिर दिवाली। एक भी ऐसा पर्व नहीं है जिस पे या तो आपकी शोभा यात्रा निकले उस पे अटैक होता है, या आपने मंडप बनाया है, पंडाल बनाया है, उस पे होता है, आपने तोरण द्वार बनाया है, उसको लेकर के दंगे होते हैं। तो ये चलता रहता है। छतों पे पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं इस पर्पज से। क्या है एंड गेम? क्या है उसका? उसका अंतिम यही है कि हिंदू अपने घरों से ना निकले और
कम्युनिटीज़ क्रिएट ना करे, इकट्ठा ना हो सके, वो किसी भी कारण से इकट्ठा ना हो सके, बस पलट जाती है, लोग धीरे धीरे जाना कम करेंगे। एक ही रूट पे 4 घटना हो जाएगी ना, लोग जाना कम कर देंगे। बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा, फिर कुछ होगा, फिर कमेगा, फिर कुछ होगा। तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये मत मानिए कि नहीं अजीत जी पिछले 10 साल तो हमने नहीं देखा, श्रद्धालु तो बढ़ ही रहे। नहीं नहीं, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। 100 साल, 2 साल, 1000 साल का ये प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है खाली नरेंद्र मोदी 1000 साल का प्रोजेक्ट लेकर के चलते। नहीं भाई, यहाँ लोग लगे हुए हैं जिनका प्रोजेक्ट है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, वो वाला। यही प्लान बी है इनका कि लगातार आप डिस्टेबलाइज करो, नैरेटिव बनाओ, विक्टिम कार्ड खेलते रहो, और ये आप मान के चलो कि सरकार गठबंधन के कारण हिंदू मुसलमान वाली बातों पे चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। ये जानते हैं ये बात। तो इस गठबंधन धर्म जो है ना, उसके चक्कर में फंसा करके, ऐसा नहीं है कि भाजपा पहले बोलती थी, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। भाजपा या नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुओं की हत्या को लेकर के एक शब्द आज तक नहीं बोला है। कुवैत में आग लगी, नरेंद्र मोदी हैंडल से 2 बार ट्वीट किया गया है। कैबिनेट मीटिंग हुई उसका, और हमारे संज्ञान में है, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कुवैत में आग लगी है, यहाँ रियासी में हमला हुआ, 10 श्रद्धालु मरे। ऐसा भी नहीं, रैंडम एक्सीडेंट नहीं था वो। पहला तो आतंकी हमला था, उस पर आपको बोलना चाहिए। दूसरा, उसमें हिंदू इन्वॉल्व थे। तीसरा, बच्चे इन्वॉल्व थे, बच्चे जिनके शव इतने भयावह हैं कि मैं फोटो नहीं लगा सकता। उस पे चुप, पालघर के साधुओं पे चुप, आज तक नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है, इंडी वालों को, कि इस पे नायडू नीतीश के चक्कर में, क्योंकि उनके कोर वोटर बेस में मुसलमान भी आता है, इस कारण से वो ऐसा कुछ नहीं बोल पाएगा। पहले भी नहीं बोलते थे, अब तो और भी नहीं बोल पाएंगे, और लग भी रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। उस पर ये शोक अवश्य प्रकट कर लेंगे, लेकिन उनको पकड़ना, उनको प्रोएक्टिवली अप्रोच करना और इसके बारे में लिखना, ताकि हिंदुओं को लगे कि नहीं उनका भी नाम लेवा कोई है, कोई बात इस पे करेगा। अयोध्या और बनारस में जो आपको झटके लगे हैं ना, आप उसको स्टैट्स के धुंध में छुपा नहीं सकते। कितना भी बोलो, नहीं अयोध्या तो यार कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, हम 4 जगह पे जीत गए, ये जीत गए तुम्हारा बन गया। 1/5 ही सांसद बन के पहुंचा है क्या? वो जो था सपा वाला 1/5 है, उसका खाली कंधा और गर्दन पहुंचा है संसद भवन में, कि वो पूरा का पूरा पहुंचा है। कब तक अपने आप को ये टुटपुंजिया तर्क से जो है छुपाते रहोगे? तुम्हारी हार बहुत ही, मतलब वो होता है ना कि मुंह लहूलुहान कर देना, वैसी हार हुई है तुम्हारी। और जो ये राहुल गांधी बोल रहा है ना कि मैं बोल रहा था अपने बहन को कि लड़ जाती, और ये सत्य है। जिनको कन्फ्यूजन है ना, वो जान लें कि सही में यदि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती तो संभव है, अगर नरेंद्र मोदी की टीम और एग्रेसिव नहीं होती, या उसको देख करके उनको, मतलब अभी मैं जिस तरह से उनका कैंपेन अभी बनारस में हुआ है, वहाँ पे उनके हारने की संभावना थी। और नरेंद्र मोदी हार जाते तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर यहीं पे समाप्त हो जाता। अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। स्टैट्स में मत छुपाइए कि नेहरू 71,000 सीट से जीता था, वोट से जीता था, एक बार 90,000 से ही जीता, एक बार इंदिरा गांधी 29,000 से जीती थी। ये सब कहने में बढ़िया लगता है,
लेकिन आप इस बात को स्वीकारिए और इस पे चिंतन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है अब सांसद नहीं है, चूंकि 1.5 लाख, नहीं, सांसद है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से लोग सचेत होते हैं और सोचते हैं, समझते हैं कि भाई हमें कन्हैयालाल से भी सीखना पड़ेगा। जो हुआ उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। पहले चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की स्पीच का पैटर्न बदला ना। क्यों बदला? उनको भी लग गया कि ये विकास की बातें और ये सब करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, हमें थोड़ा सा भावनात्मक मुद्दा और थोड़े रेटोरिक वाले मोड में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ा ना। तो अब आप ये मान करके चलिए कि 5 वर्ष राजनीति के ही वर्ष हैं। यदि आप इस पे फिसलेंगे, मैं कौन होता हूँ नरेंद्र मोदी को ये बताने वाला? मैं नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं बता रहा हूँ, वो उनकी टीम संभव है कि वो काम कर रहे होंगे, उनको भी लगा होगा, हमसे अधिक आहत वही लोग होंगे। फिर भी मैं आपसे, अपने दर्शकों से ये बोल रहा हूँ कि हमारी आशाएं इस तरह की हैं, या उनकी टीम के जो लोग हैं उनको अगर लगता है कि इधर से भी 1-2 पॉइंट ले सकते हैं, तो ये है, इस पे आपको थोड़ा सा संभलना ही पड़ेगा। सेकुलरिज्म आपको कहीं नहीं ले जाएगा, बिकॉज आप कुछ भी कर लो ना। आप सैनिटेशन वर्कर के पांव पखार रहे थे ना, आप पसमानदा के चरणों को जीभ से चाट जाओ और रोज बना लो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में हम एक पसमानदा को रोज लाएंगे और रोज उनके पांव जो है हम चाटेंगे, और उसका वीडियो भी बनवाओ। वीडियो तो आजकल खूब बन ही रहा है, वीडियो बनवाओ और फिर देखना कि उन्हीं पसमानदा लोगों के गांव के बूथ में तुम्हें कितने वोट मिले। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। विकास अपेक्षित कार्य है किसी भी सत्ता के लिए, सरकार के लिए, परंतु हिंदुत्व पर बोलना अत्यावश्यक कार्य है। दोनों में अंतर है। एक सभ्यतागत युद्ध के मार्ग पर आपके लिए हथियार की तरह है, और वो विकास नहीं है। वो आपके ऐसे ट्वीट होंगे जहाँ पे आप हिंदुओं की हत्या पर चिंतित दिखते हैं, वो हथियार है। क्योंकि युद्ध में पैदल सैनिक भी हथियार होते हैं, उनके हाथ में कुछ हो ना हो, नंबर ऑफ पीपल इन द आर्मी, उससे भी मनोबल बढ़ता है कि हम 1.5 लाख लोग हैं, हमारे पास 22 लाख आर्मी है, हमारे पास 50 लाख, हम 1 करोड़ हैं। यह भी मैटर करता है। रैलियों में भीड़ आप क्यों दिखाते हैं? मोदी जी की रैली में 6 लाख लोग आए, क्यों? संख्या बल से मनोबल बढ़ता है, उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए सभ्यतागत युद्ध का एकमात्र रास्ता है कि आप ऐसे विषयों पर चुप ना रहें। और दूसरी बात, पुनः मैं हर राज्य के पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धालुओं की बसों पर जितने हमले होते हैं, जितनी बार ये खाइयों में गिरती है, इसकी सघन और गहन जांच जो है अत्यावश्यक है, ताकि पता चले कि ये दुर्घटनाएं ही हैं या फिर ये षड्यंत्र है। आपको क्या लगता है, यह कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आपको भी लगता है कि ये षड्यंत्र हो सकता है, कोई सैबोटाज कर सकता है, खड़ी बस में कोई छेड़छाड़ कर सकता है जो किसी यात्रा पर निकलने जा रही हो? कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। यदि हमारी सहायता करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, यहाँ QR कोड है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।